नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी और करंट अफेयर्स में पूरे साल भर के चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान और अन्य जानकारियां हम प्राप्त कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, अब एक नाम आ रहा है राकेश अस्थाना। क्या नाम आ रहा है? राकेश अस्थाना। ठीक, एक फेमस ऑफिसर हैं ये। इनकी अभी एक नई पोस्ट पर नियुक्ति हुई है और बीएसएफ आप सब जानते हैं। ठीक, बीएसएफ जिसको अपन बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। तो बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए। इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी दोस्तों। बीएसएफ के महानिदेशक हाल ही में किसको बनाया गया है? राकेश अस्थाना को। ऑफिसर हैं ये और सीबीआई में भी रहे थे अभी, और अभी लगभग एक साल पहले सीबीआई में इनकी और एक ऑफिसर की लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था उनके बीच में। तब अखबार में भी खूब नाम आया था राकेश अस्थाना का, कोर्ट में गया था पूरा का पूरा मैटर। तो एक चर्चा में रहे हुए ऑफिसर हैं और मोदी सरकार के खास भी हैं ये ऑफिसर। ठीक है, तो राकेश अस्थाना जो है इनको बीएसएफ का क्या बनाया गया है? महानिदेशक। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। बीएसएफ का पूरा नाम अपन सब जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोले तो सीमा सुरक्षा बल। ये जो अपनी बीएसएफ है इसकी स्थापना हुई थी 1965 के टाइम पर और बीएसएफ का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो राकेश अस्थाना जो है बीएसएफ के हाल ही में क्या बने हैं? महानिदेशक बने हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसे याद रख लो। बीएसएफ अपनी बॉर्डर पे कौन खड़े हैं? राकेश खड़े हैं। तो राकेश अस्थाना जो है क्या है? बीएसएफ के महानिदेशक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, 1965। कहाँ पर? इसमें मुख्यालय इनका दिल्ली में। इतनी बात हो गई क्या? अब एक नया नाम आ रहा है और वो आपने खूब सुना होगा नाम, राहत इंदौरी। क्या नाम है? राहत इंदौरी। ये कौन है? तो आओ चर्चा करते हैं राहत इंदौरी के बारे में। मेरे हिसाब से आप सब जानते होंगे, बीच में एक बाढ़ सी आ गई थी, इनके खूब स्टेटस लगाए थे लोगों ने और इनकी एक शायरी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं जो एक लाइन थी, वो शायरी थी, बहुत लंबी है, मेरे को तो याद भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी, लोगों ने खूब स्टेटस भी लगाए थे। तो वो किसकी थी? राहत इंदौरी की। बहुत फेमस शायर थे, एक बहुत अच्छे गीतकार भी थे। बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए इन्होंने शायरियाँ और गीत भी लिखी थी। और कोरोना काल के अंदर अभी राहत इंदौरी जो है इनका भी क्या हो गया था? निधन हो गया था। इस कोरोना काल में कई बड़ी हस्तियां चली गई और उन बड़ी हस्तियों के सवाल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त 2020 की बात है, लेटेस्ट बात है। ठीक है, तो राहत इंदौरी जो है उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो फेमस आदमी है, तो ये इनका सवाल आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो राहत इंदौरी जो है, ध्यान रखना, अगस्त 2020 में निधन हो गया। अगस्त 2020 में निधन, अगस्त 2020 में क्या हुआ? इनका निधन हुआ। ध्यान रखना, गीतकार वे शायर थे। क्या थे? गीतकार वे शायर, इंदौर के थे, इंदौरी लगाया करते थे नाम के आगे। ठीक है, तो ये राहत इंदौरी जी हैं, इनका क्या हो गया? निधन हो गया कोरोना के कारण। अब नंबर 3 पे जो एक नया नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है चेतन चौहान। क्या नाम आ रहा है? चेतन चौहान। इंपॉर्टेंट है ये नाम भी। कौन है चेतन चौहान? अगर आप कभी क्रिकेट के बारे में चर्चा सुनते हो, न्यूज़ चैनल पर काफ़ी आया करते थे, क्रिकेट के एक्सपर्ट थे, भारतीय क्रिकेट टीम में भी ये खेले हुए हैं। कौन? चेतन चौहान। और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब राजनीति में आ गए थे और यूपी में जो योगी सरकार हैं, आदित्यनाथ योगी की, उनकी सरकार में ये मंत्री भी थे और हाल ही में कोरोना के चलते इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। तो ध्यान रखना, चेतन चौहान क्रिकेटर भी थे और पॉलिटिक्स में भी थे, तो इनका सवाल भी काम का है। तो चेतन चौहान जो है, ध्यान रखना, पूर्व क्रिकेटर जिनका अगस्त 2020 में निधन हुआ। क्या हो गया इनका? निधन। थोड़ा सा ध्यान रखना, यूपी की योगी सरकार में मंत्री थे। तो बहुत आसान सा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन? राकेश अस्थाना।
आपके राहत इंदौरी जी जो है इनका निधन हो गया अगस्त 2020 के अंदर, शायर थे। चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर थे, नेता भी थे। अगस्त 2020 में इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। और यूपी की योगी सरकार जो है उसमें क्या थे, मंत्री थे। ठीक, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब एक और नाम आ रहा है और वो नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम आ रहा है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है? तो दोस्तों आप सभी को एक बात पता होगी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। कश्मीर जो है उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों का जो दायित्व है, जो वहाँ का प्रशासनिक दायित्व और वहाँ की कार्यकारी शक्तियाँ जो है वहाँ उपराज्यपाल संभालते हैं। ठीक है, तो मनोज सिन्हा जो है हाल ही में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से क्या बनाए गए हैं, उपराज्यपाल। वहाँ उपराज्यपाल की पोस्ट होती है, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मनोज सिन्हा जो है, ध्यान रखना जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बनाए गए। क्या बनाए गए, उपराज्यपाल बनाए गए। तो इतनी बात ध्यान रहेगी। ठीक, इनका आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे। अब देखो, अब एक नया नाम आ रहा है, तो ध्यान रखना आप इन चारों के बारे में, है ना। ठीक, अब देखो, अब एक नाम आ रहा है पीटी उषा। क्या नाम है, पीटी उषा। पीटी उषा के बारे में आप सब जानते होंगे, कौन है पीटी उषा? तो सुनना पीटी उषा के बारे में। पीटी उषा का संबंध जो है एथलेटिक्स से रहा है। किससे रहा है, एथलेटिक्स से। धावक थी ये, भारत की महिला खिलाड़ी हैं। और पीटी उषा ने अपने जीवन काल के अंदर दौड़ के अंदर भारत के लिए कई नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। और आप इनको उड़न परी भी तो बोलते हैं, सबको पता है ये बात, भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है, पीटी उषा को। धाविका हैं ये। तो ध्यान रखना पीटी उषा जो है उनको हाल ही में एशियाई, हालांकि 2019 की बात है ये, एथलेटिक्स संघ की अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, एशियाई एथलेटिक्स संघ की क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब सुनो, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं उनके कई सारे सचिव होते हैं। सारे सचिव तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सचिव जो हैं उनके सवाल आते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव का सवाल इंपॉर्टेंट है। तो एक नया नाम आ रहा है पीके मिश्रा। क्या नाम आ रहा है, पीके मिश्रा। ठीक, तो सुनना पीके मिश्रा कौन है। तो ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने भारत के, अभी मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री के, पीके का पूरा नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, है ना। तो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, है ना। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हाल ही में किसको बनाया गया है, पीके मिश्रा को प्रधान सचिव बनाया गया। इतनी बात ध्यान रहेगी। क्या प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनके प्रधान सचिव भी हाल ही में किसको बनाया गया है, पीके मिश्रा को। एक नया नाम और देखते हैं हम, सतीश चंद्र शाह। क्या नाम है, सतीश चंद्र शाह। ये कौन है, ये हैं प्रधानमंत्री के निजी सचिव। प्रधानमंत्री के निजी सचिव, ये दोनों इसलिए लिखाया है, आएगा तो प्रधान सचिव, लेकिन दोनों नाम मिलते जुलते हैं। हाल ही में सतीश चंद्र शाह जो है इनको प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है, और पीके मिश्रा को जो है प्रधानमंत्री का क्या बनाया गया है, प्रधान सचिव बनाया गया है। तो इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मिटा दूँ ये। अब देखो, एक अजीब सा नाम आ रहा है आपके सामने, और वह आपको याद भी रखना पड़ेगा, हो सकता है पेपर में आ जाए। और नाम है
कौन सा 8वें 9वें नंबर का नाम है ना, मसात्सुगु अस्कावा, मसात्सुगु अस्कावा। ये कौन है? बहुत अटपटा सा नाम है ना, मसात्सुगु अस्कावा। तो सुनना, ऐसे नाम जापानियों के ही होते हैं, ठीक। ये जापान के आदमी है। कौन? मसात्सुगु अस्कावा, ठीक। चूक मत जाना बोलने में, अस्कावा याद रखना, अस्कावा, ठीक है ना। हाँ, तो ये मसात्सुगु अस्कावा कौन है? ये आदमी जो है ना एडीबी के अध्यक्ष बने हैं। किसके अध्यक्ष बने? एडीबी के। अब एडीबी क्या चीज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट है एडीबी। एडीबी का कई बार मुख्यालय पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, आपको ध्यान हो तो कभी पढ़ना किताबों के अंदर, संगठन, ठीक है ना। अब एडीबी क्या होता है? एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और हाल ही में एडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मसात्सुगु अस्कावा, ठीक है, एडीबी के अध्यक्ष बने हैं। ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछी हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इतनी बात हो गई। अब ये जो एडीबी है, इसका मुख्यालय बार बार आता है पेपर में, कई बार आया हुआ है, इतना आया हुआ है कि मतलब बार बार आता है सवाल। तो एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? तो सुनना, एक देश है फिलीपींस, और उस फिलीपींस नाम के देश की जो राजधानी है ना, उसका नाम है मनीला। तो देखो, बैंक से क्या मिलता है अपने को? मनी। बैंक से क्या मिलता है? मनी। बैंक से हमें क्या मिलता है? मनी। तो बैंक से मनी ला। बैंक से क्या ला? मनी ला। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। अब तो नहीं भूलोगे, ठीक, कि बैंक से क्या ला? मनीला। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है मनीला, मुख्यालय है यहाँ पर मनीला के अंदर। और मनीला कहाँ पर पड़ता है? फिलीपींस की राजधानी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने? मसात्सुगु अस्कावा, ठीक है। अब ये काम क्या करता है एडीबी? क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय विकास को, क्षेत्रीय मतलब समझ गए, एशिया का बैंक है तो एशिया में विकास करेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य एशिया में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है तथा एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को क्या देना है? बढ़ावा। तो मैंने शॉर्टकट में आपको एडीबी भी बता दिया साथ साथ, ठीक है। यानी एक संगठन भी आपका तैयार हो गया बहुत शॉर्ट के अंदर, कि मस्कावा जो है वो किसके अध्यक्ष बने? एडीबी के। एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक। मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला। बैंक से क्या लाना है? मनी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, फिलीपींस। मुख्य उद्देश्य क्या है? एक क्षेत्रीय बैंक है, एशिया के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। वैसे स्थापना नहीं पूछेंगे, किसी को स्थापना का शौक हो तो दिसंबर 1966। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1966। जैसे वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन डीसी के अंदर, जिसको हम विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक की जो भूमिका है उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती भूमिका किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एशिया के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास को इसको क्या देना है? बढ़ावा देना है। क्योंकि दोस्तों, एशिया के देशों ने खुद ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम हमारा कोई ऐसा बैंक बनाएं जो भविष्य के अंदर हम सब देशों को लोन प्रदान करने का क्या करेगा? काम करेगा, जिससे हम विकास को क्या दे सकें? बढ़ावा दे सकें। तो ये एडीबी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक और नाम आ रहा है, अशोक लवासा। क्या नाम आ रहा है? अशोक लवासा। मैंने एक तीर से 3 निशाने मार दिए हैं, ठीक। कैसे? अस्कावा एडीबी का अध्यक्ष बना, पहला सवाल। एडीबी क्या होता है? दूसरा सवाल। एडीबी का मुख्यालय मैंने बता दिया, तीसरा सवाल। सारे पेपर में आने लायक है, ध्यान रखना, गौर करना। इनकी क्वालिटी देख लो वीडियो के सारे टॉपिकों की, जब तक मैंने चर्चित व्यक्तित्व पढ़ाए हैं। सारे के सारे नाम एक बार पढ़ना कॉपी में लिख के, आपको लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट नाम लिखा रहा हूँ सारे के सारे। पूरा विश्वास है कि इनमें से पेपर में आने क्या है? चांस है। तो और क्षेत्रीय विकास को क्या देता है? ये बढ़ावा देता है। अशोक लवासा, अब ये कौन है? ये एडीबी के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखना, अध्यक्ष तो कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। और अशोक लवासा एडीबी के क्या हैं? उपाध्यक्ष। क्या हैं? उपाध्यक्ष। और ये सवाल आने के चांस सबसे ज़्यादा है। वजह यह है कि पूरे एशिया का जो डेवलपमेंट बैंक है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक लवासा बने हैं। और ये अशोक लवासा जो हैं, सीधी सीधी बात है, भारत के ऑफिसर हैं और एडीबी के उपाध्यक्ष बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है।
तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान, इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक आध चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं इसमें साथ साथ, ठीक। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब एक गांव का नाम आ रहा है दादिया गांव। कौन सा गांव, दादिया गांव। दादी के गांव की बात नहीं कर रहे हैं, दादिया गांव की बात कर रहे हैं। कौन से गांव की, दादिया गांव। ये क्या है, तो सुनना, कभी नाम सुना क्या, जैविक खेती। क्या नाम, जैविक खेती। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक। अब सुनना मेरी बात, वर्तमान में जो खेती होती है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल, रासायनिक खाद जैसे डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर, इन सब का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से इन दिनों कृषि की जा रही है, ठीक। लेकिन एक बात सुनना, अपने जो पुराने लोग हुआ करते थे उनके टाइम पर जो कृषि हुआ करती थी वो जनरली जो है जानवरों का जो मल हुआ करता था, गोबर हुआ करता था, उनसे वो क्या बनाते थे, खाद बनाते थे, और उस खाद को हम बोलते थे जैविक खाद। उसके अलावा आपने खूब नाम सुना होगा वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट जो है केचुए की खाद होती है, वो भी एक प्रकार की जैविक खाद है। इसके अलावा ढेंचा जिसको बोलते हैं सेसबानिया रोबेस्टा, मूंग, इधर ये जो दलहनी पादप होते हैं, इनकी जड़ें और इनके अवशेष जो हैं उनमें सीधी सी बात है प्रोटीन भी होता है और नाइट्रोजन युक्त भी होते हैं, और भूमि के लिए भी वो क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो वो सभी परंपरागत तरीके या प्राचीन तरीके जिनको अपना करके अपन आज खेती करें वो होगी जैविक खेती। रासायनिक खेती वो है जिसमें आप आधुनिक आजकल डीएपी इनका यूज कर रहे हो, रासायनिक केमिकल का यूज कर रहे हो। अब देखो, रासायनिक केमिकल का यूज करने से, रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करने से आपको फायदा ये हो रहा है कि आपके उत्पादन बढ़ गया, लेकिन सीधी सी बात है आपकी जो फसल का जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे केमिकल जो फर्टिलाइजर है उनके उपयोग से, और आपकी जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, केंचुए की खाद का प्रयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, आप जो गोबर हैं उसका प्रयोग करते हैं फसलों के लिए, तो सीधी सी बात है कि आपकी फसल जो है उसको काफ़ी पोषक तत्व प्राप्त होंगे और आपकी ज़मीन जो है उसका उपजाऊपन बना रहेगा, और भविष्य के लिए भी आपकी कई प्रकार की फसलों के लिए वो क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो सरकार द्वारा आजकल प्रयास किया जा रहा है कि जैविक खाद को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि केमिकल खाद या केमिकल फर्टिलाइजर का जब अपन उपयोग करते हैं तो उनके उपयोग के साथ साथ भूमि तो बंजर होती है जो होती है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस भूमि पर केमिकल्स का यूज हो रहा है, और उन केमिकल के कारण जो पादप हैं उसके जो खाद्यान्न हैं या उसके जो फल वगैरह हैं उसको जब अब मानव ग्रहण करता है तो मानव के भी कैंसर जैसे रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। इसलिए जैविक खेती को अपनाने पर सभी का क्या है, फोकस है, और जैविक खेती जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब दादिया गांव जो है ये राजस्थान का पहला जैविक गांव होगा। इंपॉर्टेंट सवाल, राजस्थान का पहला जैविक गांव, राजस्थान का पहला जैविक गांव किसको घोषित किया गया है, दादिया गांव को। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है, दादिया गांव। राजस्थान का पहला जैविक जिला, आज से 3-4 साल पुराना क्वेश्चन है लेकिन कई भर्तियों में आया हुआ था और इंपॉर्टेंट है अभी भी, कि राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा था, जैविक खेती वाला, है ना। तो राजस्थान का पहला जैविक खेती वाला जिला था आपके डूंगरपुर। कौन सा जिला, डूंगरपुर। वैसे भी डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र है, परंपरागत पद्धतियों पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा देश का पहला जैविक खेती वाला राज्य कौन सा था, ये भी सवाल खूब आया है पेपरों के अंदर। देश का पहला जैविक खेती वाला राज्य ये कौन सा है भाई, ये सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम। जबकि देश का, राजस्थान का जो पहला गांव होगा जैविक वो कौन सा होगा, दादिया गांव होगा। इस दादिया गांव में क्या होगी, इस दादिया गांव में सरकार द्वारा प्रयास रहेगा कि गांव की जो दीवारें हैं अधिकांश उनको गोबर से लीपा जाए। गोबर से लीपा जाएगा तो गोबर में भी कई प्रकार के वैज्ञानिक अंश या प्रभाव बताए जाते हैं। कहते हैं गोबर का जहाँ लेप होता है वहाँ रेडियो एक्टिव विकिरणों का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, टीबी जैसे रोग और कैंसर जैसे रोगों में भी फायदा होता है, ऐसा माना जाता है। तो गोबर जो है उसका यहाँ पर दीवारों पर क्या करेंगे, लेप करेंगे। इसके अलावा जो कई प्रकार की सब्जियाँ हैं उनको घर की छत पर लगाया जाएगा, दीवारों पर लगाया जाएगा,
तो दादिया गांव राजस्थान का पहला जैविक गांव होगा। इसके अलावा राजस्थान का पहला जैविक खेती वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। इसके अलावा राजस्थान भारत का पहला जैविक खेती वाला जो राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम है। जैविक खेती क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी बहुत है। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू।